नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अजय प्रकाश अग्रवाल, रुहाटिया। आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो सर। रुहाटिया कॉटन एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड, कालूराम फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रुहाटिया स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड नर्मदा सोलेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओम प्रकाश, शिव प्रकाश के ग्रुप के आप डायरेक्टर्स हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपको लार्ज स्केल यूनिट में जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विदर्भ गौरव अवार्ड जो हुआ है VIA की तरफ से नागपुर में, तो आप ये बताइए कि जो आपको सम्मानित किया गया है, क्या एक्चुअली आपका मतलब एक सक्सेस स्टोरी है, क्या उसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपके पीछे जो आप लोगों ने इतना प्रोग्रेस किया था, उस बारे में आप बताइए। हम लोग बेसिकली विदर्भ से है, तो यहाँ एग्रो कमोडिटीज़ का और वैसे भी अकोला सिटी थोड़ा सा बिजनेस कमोडिटी में है ही। और हमारे फादर ने बिजनेस में ही थे, वो पहले से 60-70 साल से उन्होंने बिजनेस में थे। और एग्रो कमोडिटीज़ यहाँ काफ़ी, जैसे दाल मिले वगैरह भी जो यहाँ पल्सेस में और कॉटन में सब एग्रो कमोडिटीज़ का यहाँ काफ़ी उत्पादन है। तो हम लोग एग्रो कमोडिटीज़ से शुरुआत की है। हम लोगों ने पहले ऑयल मिल डाले थे हमने, उसके पहले जैसे शुरुआत एक एल्यूमिनियम पाउडर का फैक्ट्री से किए थे, और फिर ऑयल मिल डाला था, फिर दाल मिल में गए हम लोग। उसके बाद हम लोग स्पिनिंग में गए। स्पिनिंग में हम लोगों ने पहले काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के है स्पिनिंग मिल्स, UPSC NTC वगैरह की, वो हमने वो रन किए जॉब वर्क पे। फिर हमने खुद का अपना यूनिट डाला। उसके बाद फिर 2006-07 के आसपास हमने सॉल्वेंट इंडस्ट्री लगाई, और फिर 2015-16 में हमने ऑयल रिफाइनिंग में गए। सिमिलरली हमारा साथ साथ में फॉरेन का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम पिछले 8-10 साल में काफ़ी हुआ है। हम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के, पैराबॉइल्ड राइस वगैरह के लिए, अफ्रीका वगैरह के लिए। तो अफ्रीका में हम लोग के 4-5 कंट्रीज में ऑफिसेस है। इसके अलावा हम सोया जो हम लोग कालराम फूड्स जो है, इसमें हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक भी, जैसे सॉल्ट है, घी है, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट जो बड़ी बोलते साबुन बड़ी बोलते वो, और बाकी भी अन्य काफ़ी प्रोडक्ट्स उसमें हम लोग डोमेस्टिक के लिए भी कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट में हम लोग जैसे आटा कर रहे हैं, शक्कर कर रहे हैं, चावल कर रहे हैं, सोयाबीन कर रहे हैं। सोयाबीन इंपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं, कैशू नट्स का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कैशू प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लोगों ने डाला है इसमें। तो मैक्सिमम हम लोग एग्रो कमोडिटीज़ में ही है। मैक्सिमम हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज़ भी हम लोगों ने एग्रो कमोडिटीज़ में डाली है। सभी अपराइजिंग सेक्टर्स में आपका ग्रोथ सर दिखाई दे रहा है। और सेकंड थिंग देखा गया है कि अपना मतलब जो अपना जो शहर है उसमें ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा है, ड्राई पोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, आजकल बहुत फैसिलिटीज़ हो गई, लोकल टू लोकल भी प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान सब कुछ हो रहा है। तो अब आपका मुझे बताइए कि इतने सेक्टर्स में आप एक्टिव हो, तो आगे चल के आप लोगों को क्या एक विजन रहने वाला है? नहीं, हम लोग तो मैक्सिमम हम लोग और ज़्यादा कंट्रीज ऐड करना और ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करना, मैक्सिमम हम लोग जितना ग्रो कर सकते हैं। अभी जैसे ये अच्छा पीरियड है, तो हम चाहते कि, और गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। हालांकि इंडिया में कुछ जगह हम लोग अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हम थोड़ा फेस करते हैं, खासकर पोर्ट्स पे जितना जल्दी क्लियरेंस होना चाहिए, जितना उसको रन ओवर टाइम जो बोलते हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में 1 दिन में हो जाता है, अपने कंट्रीज़ में 3 या 4 दिन का वो टाइम है, एवरेज टाइम। वो थोड़ा ज़्यादा अभी पोर्ट्स वगैरह पे थोड़ा वो होने से एक्सपोर्ट में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और इंपोर्ट में भी थोड़ा कस्टम क्लियरेंस वगैरह का थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा है। जैसे जैसे वो कम होंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगा, यहाँ ग्रोथ होना ही होना है इंडिया में। क्योंकि यहाँ सब इतना ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में, और इतना ज़्यादा मैन पावर वगैरह स्किल सब चीज़ मिलती है, हर चीज़ है। नहीं सर, ये भी देखा गया है कि जैसे कोरोना जो पीरियड गया, पैंडेमिक गया, उसके बाद में देखा गया कि ग्लोबल रिसेशन भी आ गया था काफ़ी। इसके बाद भी हमारे जो PM प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और हर तरह के उन्होंने सेक्टर्स को ओपन कर दिया, मार्केट को ओपन कर दिया। तो उसका आपके ग्रुप को किस तरह से बेनिफिट हो रहा है, और क्या आगे चल के स्कोप है, उस बारे में बताइए। हमको जैसे कोविड में यहाँ से लोकल गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिला। हम लोग जैसे हम लोग का पूरा इंडस्ट्री चालू था, थ्रू गवर्नमेंट ने हमको अलो किया इंडस्ट्री पूरा रन करने के लिए। बीइंग फूड प्रोसेसिंग मतलब फ्रूट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड थी, तो हम टोटल हमारा यूनिट 1 दिन भी बंद नहीं हुआ कोविड में भी। और गवर्नमेंट ने हम लोग को इसके लिए पूरा सपोर्ट किया। हमारा जो आवक जावक भी जो रहता है वो भी पूरा उन्होंने ट्रांसपोर्ट वगैरह में हर तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। इवन कोविड पीरियड में भी हम लोग का 100% टर्नओवर कुछ भी कम नहीं हुआ, बल्कि हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन और जो टर्नओवर है बढ़ा ही है।
तो गवर्नमेंट के बिना हेल्प के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट का पूरा हेल्प चल रही है उसमें, और हम लोग उसके हिसाब से ग्रो हो रहे हैं। और बैंकिंग का भी जैसे पहले जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी थोड़े डाउन हुए अभी, वो भी कंज्यूमर के जो अच्छे कंज्यूमर जो कस्टमर्स है उसके लिए बैंक आज देना चाहती, कम रेट पे देना चाहती। और काफ़ी बैंकेज अप्रोच हो रही, जैसे प्राइवेट होने से भी बैंकेज थोड़ा कंपटीशन रहने से लोन भी हम लोग को जैसे रिजनेबल इसमें फंडिंग हो जा रही है रिजनेबल रेट पे, और बहुत मतलब डायनेमिकल ढंग से वो व्यवहार करते हैं। मतलब जो काम ऑनलाइन हो गया, सब काम एक तो पूरा डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो जो काम 2 दिन का है वो अपना 2 मिनट में हो सकता है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। कहीं बैंक में जाने का भी काम नहीं, ऑनलाइन सब आप कर लो, अकाउंटिंग वगैरह, कितना भी रुपया का आह्वान प्रदान हो जाता है इजीली डिजिटली। और दूसरा बैंकिंग सेक्टर पूरा खुलने से बहुत फायदा है। सब्सिडी तो सरकार ऑलरेडी दे रही है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है, बहुत अच्छी सब्सिडी की स्कीम से। हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से ये दरकार है कि एक तो जो ड्राई फ्रूट्स है, समझो नागपुर है, भुसावल है, तो अकोला में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसा हो जाए, क्योंकि यहाँ भी काफी इंडस्ट्रीज आ रही। जितना ज्यादा खोल सके उतना आसान, लॉजिस्टिक बढ़ाना पड़ेगा। रोड्स तो नो डाउट सुधर रहे हैं, और पोर्ट की फैसिलिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और जो ये हिंड्रेंस हो, खास करके जीएसटी का बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। गवर्नमेंट का कैसा है, जैसे आज शिपिंग बिल है, कोई शिपिंग, हम लोग शिपिंग फ्रेट दे रहे हैं, उस पर भी 5% जीएसटी है। वो जीएसटी तो हमको भरना पड़ गया, बट हमको रिफंड लेने के लिए बहुत उसमें उठा पटक है। 2-3 साल 4 साल हमारा पैसा ब्लॉक होता है। उसके बाद भी उसका ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई आप जब एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज पे जीएसटी दे रहे हैं, उसका इमीडिएट आपको 1 महीना 2 महीना या कोई भी उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए रिफंड का। वो रिफंड का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपका असेसमेंट होगा 2-3 साल में, उसमें भी जो जैसे जो चीज़ वो उसको इतना नॉलेजेबल नहीं है, वो भी जो जीएसटी के ऑफिसर से, वो कुछ हमको कुछ जो चीज़ इरिलेवेंट चीजें भी मांगते हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी सिस्टम होना चाहिए जैसे रोड टेप वगैरह, जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है एक्सपोर्ट के लिए, कि एक्सपोर्ट का हमने बीएल या कुछ भी सादर कर दिया डॉक्यूमेंट, तो अपने आप वो जीएसटी का भी रिफंड आ जाना चाहिए। जब तक वो नहीं तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होता है। वो बड़े बड़े यूनिट्स को भी, बड़े बड़े ग्रुप्स भी ये बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी के 100 करोड़, किसी को 50 करोड़, 200 करोड़ ऐसे एक्सपोर्ट, जितने भी यूनिट्स है, जितने भी मतलब एंटिटीज है, उनके पैसे फंसे हुए हैं जीएसटी के। वो तो बिजनेस जितना आप ईज ऑफ बिजनेस करेंगे, जैसे जैसे बिजनेसमैन को जितना कम तकलीफ होगी उतना बिजनेस तो अपने आप ग्रो होगा। और जैसे जैसे बिजनेसमैन को हिंड्रेंस आएगा, जैसे अभी एक्सपोर्ट में कैसा हुआ, एग्रो कमोडिटीज के, जैसे चावल का एक्सपोर्ट चालू था, रात को 11 बजे गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता कि अभी बैन कर दिया, तो बैन कर दिया, तो वहां पोर्ट पे जो हमने लाखों करोड़ों रुपए का वहां राइस वहां रखा है, तो वो वहां के वहां हमको वापस लेना पड़ता, उसमें नुकसान लग जाता है। तो फ्रेट वेट चार्जेस सब लग जाते हैं, आना जाना। फिर सामने वालों से हमने लिया, एक्सपोर्ट के लिए लिया, तो उसका हम क्या करें, तो ऐसा आटे पे लगा दिया रातों रात एक्सपोर्ट का बैन। कुछ तो कुछ पॉलिसी होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें जितना एंटर कर लिया है पोर्ट के अंदर उसको तो अलो करना चाहिए एक्सपोर्ट करने को, नहीं तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे शक्कर का कर दिया बीच में बैन, ऐसा उसमें थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है कि वो रातों रात करती है। 11 बजे लग गया और 12 बजे से आप कोई भी एक भी रुपए का कोई भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा हैपेजेड जो पॉलिसी है उसका, उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। बड़ा सोचना पड़ेगा सर, बड़ा मतलब स्मॉल स्केल पे आपने, जैसे आज चाइना में हम लोग जाओ कहीं भी, तो आप वहाँ की इंडस्ट्रीज देखेंगे तो ह्यूज लेवल पे, तो इसलिए गवर्नमेंट की थोड़ी फंडिंग लगेगी। और बैंक को ऐसा समझना पड़ेगा कि भाई चोर नहीं समझ के उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करना पड़ेगा, कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट चाह रहा है तो कि बड़े से लेवल पे थोड़ा बैंकों का भी सपोर्ट ज्यादा लगेगा। थोड़ा बीच में कुछ फ्रॉड होने से बैंक भी और कंजर्वेटिव हो गई, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उन्होंने कम किया, बट जो फंडिंग है बैंकों की वो थोड़ी कंजर्वेटिव हो गई। थोड़े 1-2 साल में कुछ फ्रॉड होने से, जैसे करे कोई भरे कोई वाली बात है, तो थोड़ा सा बैंकें भी थोड़ी कंजर्वेटिव हो गई। थोड़ा वापस से लिबरल होना पड़ेगा बैंकों को भी। और वो सही जेन्युइन आदमी को अगर वो ये लोन वगैरह मिलेगा, एक्सटेंड करेंगी बैंकें, तो ग्रोथ होना चाहिए। और लार्ज स्केल में सोचना पड़ेगा। अभी मतलब स्मॉल और मीडियम ठीक है, कुछ सेक्टर में स्मॉल मीडियम रहेगा, बट मोटा मोटी लार्ज स्केल पे ही और बड़े प्लेयर ही रह पाएंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे प्लेयर निकल जाएंगे, उसके कंपटीशन नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो घाटा करने की उनकी ताकत है। बड़े जो इंडस्ट्रीज है उनकी घाटा करने की ताकत है, उसने 2 साल घाटा करके भी वो मार्केट कैप्चर करते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।